हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव में मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से दो प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो होता है वन पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी ओवरी होता है ना। एक जोड़ी ओवरी यहाँ पर स्थित होता है जो पेल्विक रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में और एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में पाया जाता है। जबकि मेल सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस था या वृषण था वो कहाँ था? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर था। लेकिन ओवरी क्या है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर की ओर स्थित है, पेल्विक रीजन में। ठीक है। उसके बाद आता है एक जोड़ी ओवरी से निकलने वाली एक जोड़ी, एक ओविडक्ट या फिर इसको कहेंगे फैलोपियन ट्यूब, दूसरा नाम है इसका फैलोपियन ट्यूब। उसके अलावा है एक गर्भाशय या यूटेरस जो कि नाशपाती के आकार का है, ऊपर से चौड़ा और नीचे की ओर सकरा। जहाँ पर ये सकरा हो जाता है वो स्थान कहलाता है इसका ये सर्विक्स या ग्रीवा, और नीचे की ओर सर्विक्स या ग्रीवा जो है वो वेजाइना में ओपन होता है और वेजाइना को चारों तरफ से घेरे रहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या बाह्य जननांग। तो कुल मिला कितने ऑर्गन हो गए? एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी ओविडक्ट, एक यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि इनमें रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ओवरी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्थित है, एक जोड़ी स्थित होता है। ये एक विशेष प्रकार की झिल्ली के द्वारा घिरा लिगामेंट्स के द्वारा एक तो यूटेरस की दीवार से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ इस तरह से एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल वॉल से, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के पृष्ठ दीवार से मीजोवेरियम नामक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है ना। इसको कहते हैं मीजोवेरियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। तो ओवरी एक जोड़ी से गोलाकार संरचना होती है, अंडाकार संरचना, जो कि यूटेरस के दोनों तरफ एक एक स्थित होती है और लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। और एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल या पृष्ठ दीवार से किस झिल्ली से जुड़ा रहता है? मीजोवेरियम के द्वारा, मीजोवेरियम नामक झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है। ओवरी या अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडे का निर्माण करना, माने ओवम का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है। और साथ ही साथ ओवरी के द्वारा विशेष प्रकार के जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो ओवरी से ही सीक्रेट होते हैं, जो कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, और साथ ही साथ इसमें अंडे के विकास को, माने अंडे के विकास और अंडे के विकास के बाद अंडे के मोचन यानी कि एग का फॉर्मेशन और ओव्यूलेशन, इन सारी प्रक्रियाओं को प्रमोट करते हैं कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो ये ओवरी की संरचना हो गई। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक जोड़ी है ओविडक्ट, है ना। ओविडक्ट जो है इस तरह से एक नलिका के आकार की संरचना है जो कि यूटेरस से, एक तरफ यूटेरस से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ फ्री रहता है एब्डोमिनल कैविटी में, है ना। ये जुड़ा नहीं रहता है ओवरी से फ्री रहता है। इसका सीरा वाला हिस्सा जो होता है वो कीप के आकार का होता है, इस तरह से कीप या फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है इनफंडिबुलम। फनल लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के पीछे की ओर जो चौड़ा गुहा होता है वो एम्पुला कहलाता है, थोड़ी सी चौड़ी नली है वो एम्पुला। उसके बाद जो सक्रिय हो जाती है और आगे की ओर यूटेरस से जाकर जुड़ती है वो कहलाता है इस्थमस, यानी एम्पुला के बाद वाला यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है इस्थमस, जो कि यूटेरस से जुड़ा रहता है। यहाँ पर ओवरी के किनारे पर यहाँ पर जो कीप नुमा संरचना पाया जा रहा है इनफंडिबुलम, इसमें अंगुली नामक अंगुली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है फिम्बरी। ठीक है। ये फिम्बरी का विशेष कार्य है, यदि ओवरी से अंडे मोचित हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं तो इनको पकड़कर वो ओविडक्ट में डालने का कार्य करते हैं। इनमें सीलिया पाए जाते हैं और जो कि उसके बाद ओविडक्ट में सीलिया पाए जाते हैं इस तरह से, जो कि अंडे को आगे की ओर मूव करने में मदद करते हैं। ठीक
ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एम्पुला और इस्थमस के जो जॉइंट है, ये इस्थमस है और ये एम्पुला है, दोनों के जोड़ के पास में ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। माने निषेचन की प्रक्रिया, अंडे यहाँ से रिलीज़ हो गए ओवा और फिमरी के द्वारा पकड़ लिए गए इन्फंडिबुलम से होते हुए ये एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर वेट करता है स्पर्म के आने का। और जब स्पर्म इधर से वेजाइना के थ्रू प्रवेश करता है यूटेरस से होते हुए, तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, कहाँ पर होती है, इस्थमस और एम्पुला के बीच में फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। तो ये प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मानव में निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर संपन्न होती है, ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ पर, एम्पुला और इस्थमस के बीच में जोड़ पर या जॉइंट पर होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया, है ना। ये हो गया ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब इसी को ही कहते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है यूटेरस की संरचना। यूटेरस की संरचना देखिए उल्टे नाशपाती के आकार का दिखाई पड़ रहा है, ऊपर से चौड़ा और नीचे की ओर संकरा होता गया है, ठीक है। चौड़ा हिस्सा जो इसका कहलाता है फंडस, और बीच में होता है यूटेराइन कैविटी। बीच में क्या होता है, यूटेराइन कैविटी कहा होता है, जो तिकोनाकार होता है। इसमें यूटेरस की वॉल जो है वो उसमें 3 भाग होते हैं। यूटेरस लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर करीब ये मोटा होता है। उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। इसकी भित्ति जो होती है इसमें 3 लेयर होते हैं। देखिए सबसे बाहर का लेयर जो होता है ये कहलाता है पेरीमेट्रियम। बीच में जो मोटा इस माने चिकनी पेशियों का स्तर होता है, स्मूथ मसल्स का लेयर होता है जो बहुत ही कॉन्ट्रैक्टाइल होता है या बहुत संकुचनशील मसल्स होता है, इलास्टिक होता है, ये बहुत फैलने की इसमें प्रवृत्ति होती है चिकनी मसल्स में। जो बच्चे के जन्म के समय में या बच्चे का या भ्रूण का विकास होता है तो उस समय गर्भाशय को फैलाने में कौन मदद करता है, मायोमेट्रियम या बीच की दीवार जो होती है गर्भाशय की या यूटेरस की बीच की दीवार मायोमेट्रियम, इस समय यूटेरस को फैलाने में मदद करती हैं। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वापस ये सिकुड़ने की क्षमता इन पेशियों में होती है मायोमेट्रियम में। अंदर की दीवार जो होती है इसकी एंडोमेट्रियम कहलाती है। ये ग्रंथिल संरचना होती है, वैस्कुलर संरचना होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और ग्लैंडुलर होता है ये, और ब्लड वेसल्स इसमें पाए जाते हैं। इसका विशेष रोल होता है जब प्यूबर्टी के स्टेज आता है तो उसके बाद माहवारी की क्रिया में विशेष रोल होता है। एंडोमेट्रियम की दीवार जो है, अंडे का यदि निषेचन नहीं होता है तो ये अंडा और एंडोमेट्रियम की दीवार कट कर और इसमें उपस्थित ब्लड वेसल्स जो हैं वो टूटती हैं और ये ब्लड और इसकी दीवार और ये अंडे मिलकर माहवारी के रूप में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है। और उसमें क्या होता है, ये अंडा, एंडोमेट्रियम की दीवार और यहाँ से ब्लड वेसल्स जो कटती हैं और ब्लड निकलता है तो वो सब मिलकर माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है। तो एंडोमेट्रियम का विशेष कार्य किस समय में होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के एज में। तो महिलाओं में या लड़कियों में प्यूबर्टी 10 से 12 साल का जो एवरेज एज होता है उस एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। अंडे का विकास जो है वो भ्रूणावस्था में स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनका विकास जो है वो भ्रूणावस्था में स्टार्ट हो जाता है और जब प्यूबर्टी के एज में आती है तब वो मैच्योर होकर रिलीज़ होना शुरू करते हैं। तो लगभग 4000 से 5000 के करीबन फॉलिकल्स जो होते हैं वो भ्रूणावस्था में भ्रूण के जो ओवरी होते हैं उसमें दिखाई पड़ते हैं और जब वो बच्चे के जन्म के बाद में धीरे धीरे उनकी संख्या जो है वो कम होती है। जैसे जैसे एज होती जाती है महिलाओं की, उनमें ओवरी के निर्माण की संख्या जो होती है, ओवरियन फॉलिकल्स की संख्या कम होती जाती है और 50 तक चलती है और 50 के एज में आते आते उनकी संख्या जो है वो 450 तक हो जाती है। तो ठीक है, ये ओवरी का संरचना जो है वो देखें यदि सेक्शन काट कर तो वो 2 स्पष्ट लेयर दिखाई पड़ता है। बाहर की ओर का लेयर जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स लेयर, जिसमें ओवेरियन फॉलिकल्स यानी अंडे के विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं और भीतर का स्तर जो होता है उसमें स्ट्रोमा या द्रव भरा रहता है और इसको कहते हैं मेड्यूला रीजन। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स आदि सब पाए जाते हैं और बाहर के लेयर में सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर होता है। ओवरी के बाहर का जो स्तर होता है कोशिकाओं का वो कहलाता है जर्मिनल एपिथेलियम या ट्यूनिका एल्बुजिनिया का होता है।
इन एपिथेलियम की कोशिकाएं ही अंदर की ओर धंसकर, इस तरह से धंसकर फॉलिकल्स का निर्माण करती हैं और बीच में कैविटी बन जाता है और चारों तरफ इस तरह से, मान लीजिए बीच में कैविटी है और इसके चारों तरफ इस तरह से कोशिकाओं, एक एक कोशिकाओं का स्तर। तो पहला स्तर जो होता है वो एक स्तर की यदि कोशिका होती है धंसने के बाद में और बीच में एक कैविटी होती है तो ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद कोशिकाओं का स्तर बढ़ जाता है, थोड़ा एक स्तर और हो जाता है तो सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है और कोशिकाओं का स्तर और अधिक बढ़ जाता है और बीच में अंडे का विकास हो जाता है ना। तो बीच में ये देखिए, बीच में ओवम का विकास हो गया है और चारों तरफ इसकी और कोशिकाओं का स्तर बढ़ गया है, तब ये कहलाता है मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है अंडा, तब ग्राफियन फॉलिकल इस तरह से ओवरी की दीवार से सट जाती है और यहाँ से फटकर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ओवम जो है वो बाहर निकल आता है। और ये एग या ओवम यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और ओविडक्ट में डाल दिए जाते हैं या फैलोपियन ट्यूब में डाल दिए जाते हैं, जहाँ पर इस थमस और एम्पुला के बीच में फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो भ्रूण का निर्माण होगा, है ना, जाइगोट बनेगा और जाइगोट में क्लीवेज होगा और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब ये अंडा जो है वो फटकर यहाँ पर एंडोमेट्रियम के साथ में रिलीज़ हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो इस तरह से ये, और यदि अंडा रिलीज़ हो गया उसके बाद जो फॉलिकल बच जाता है उसमें ल्यूटीन की कोशिकाएं और कुछ ब्लड का थक्का जो होता है और ल्यूटीन कोशिकाएं एक पीले टिश्यू के रूप में रह जाते हैं और वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। तो ये एक अस्थायी संरचना है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब ये बनता है और उस समय ये हार्मोन का लेवल जो है वो, हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। तो ये है ओवरी का टीएस। इसको स्ट्रक्चर को एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है अलग से। ओवरी का टीएस प्रैक्टिकल में भी है और इसको एग्ज़ाम में भी अलग से पूछा जाता है। तो ये दोनों ही डायग्राम जो है इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कंप्लीट डायग्राम और ओवरी का टीएस, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आते हैं, ये हो गया ओवरी के बारे में और ये हो गया यूटेरस के बारे में। यूटेरस में हम 3 लेयर देखें, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बाह्य लेयर होता है, बीच का लेयर मायोमेट्रियम होता है जो चिकनी पेशियों का बना होता है और जो बच्चे के जन्म के समय में, विकास के समय में यूटेरस को फैलने में मदद करता है। एंडोमेट्रियम का मुख्य कार्य क्या हो गया कि वो, ये तो यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो मोटा होकर बच्चे को लगने के लिए स्पेस प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है ना। और दूसरा, यदि भ्रूण का अंडे का निषेचन नहीं हुआ तो फिर माहवारी के साथ में बाहर आता है और पीरियड के समय में ये बाहर आता है अंडे के साथ में। तो 2 मुख्य कार्य इसका हो गया। एक तो बच्चे को यदि भ्रूण से जाइगोट, ओवम से यदि जाइगोट या भ्रूण का निर्माण हो गया है तो उसको यहाँ पर लगने के लिए, कंसीव होने के लिए स्थान प्रदान करना। तो ये हो गया यूटेरस के बारे में। यूटेरस जो है ऊपर से चौड़ा है और नीचे की ओर जो सकरा है, सकरा स्थान जो होता है उसका कहलाता है सर्विक्स। यूटेरस की जो कैविटी है वो कहाँ पर ओपन हो रही है? सर्विक्स या ग्रीवा में ओपन हो रही है, जो बहुत ही संकरी नली के रूप में होती है। और ये ग्रीवा जो है वो आगे की ओर किस में ओपन हो रही है? ये देखिए, ये वेजाइना में ओपन हो रही है या योनि में ओपन हो रही है। तो सर्विक्स की 2 ओपनिंग है। एक इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर ओपन हो रही है? अंदर की आंतरिक छिद्र जो है वो किधर ओपन हो रहा है? यूटेरस की कैविटी में ओपन हो रहा है। और बाहरी छिद्र जो है वो कहाँ पर ओपन हो रहा है? वेजाइना में ओपन हो रहा है। तो यहीं पर पाया जाता है, एक छिद्र के रूप में होता है और एक झिल्ली पाया जाता है। इस झिल्ली को कहा जाता है, वेजाइना के बाद और सर्विक्स के जस्ट नीचे अंतिम छोर पर एक झिल्ली पाया जाता है और उसमें एक छिद्र पाया जाता है इस तरह से। तो ये झिल्ली कहलाता है, हाइमन की झिल्ली कहलाता है। हाइमन झिल्ली को वर्जिनिटी का वो प्रमाण माना जाता है कि यदि किसी भी महिला में ये झिल्ली है, उपस्थित है, तो वो महिला को वर्जिन माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये माने फर्स्ट कांटेक्ट के दौरान में ये झिल्ली फट जाती है और उसके बाद ब्लीडिंग जो है वो होता है। लेकिन इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता वर्जिनिटी का। कई बार व्यायाम करते, साइकिल चलाते या कुछ चोट लगने की वजह से भी ये झिल्ली फट सकती है, तो इसको वर्जिनिटी का प्रमाण आजकल नहीं माना जा सकता है। और एनसीईआरटी में एक लाइन और दिया गया है कि बच्चे के जन्म के बाद, मैंने महिलाओं में बच्चे के जन्म होने के बाद भी
कई महिलाएं जो है वो इस तरह से उनमें ये दीवार या ये झिल्ली पाई जाती है। कौन सी? हाइमन की झिल्ली पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? सर्विक्स और वेजाइना के बीच में पाया जाता है। अब सर्विक्स जो है वो वेजाइना के साथ में मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करता है। सर्विक्स जो है वेजाइना के साथ में मिलकर या योनि के साथ में मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करता है। यहाँ यदि बच्चे का जन्म, बच्चे का निर्माण हो गया है तो आगे की ओर इसमें सर्विक्स से होते हुए, वेजाइना से होते हुए बच्चे जो हैं वो माने भ्रूण जो है एक कंप्लीट विकसित बच्चा जो है वो बाहर आता है। तो बर्थ कैनाल के रूप में कौन कार्य करता है? वेजाइना और सर्विक्स दोनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं? बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। अब आगे देखिए, ये वेजाइना की जो ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइना की जो ओपनिंग है एक ऑरिफिस में या एक खांच में खुलता है। यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर में स्थित होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग जिस खांचे में होते हैं उसकी चारों तरफ की बाहरी दीवार कहलाती है लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के बाहर की ओर स्थित होता है लेबिया मेजोरा। एक मांसल फोल्ड स्थित होता है लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा के दोनों तरफ से इस तरह से मांसल फोल्ड जो है वो आपस में वो जुड़कर एक मस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं, और ये कहलाता है क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस जो है वो पुरुष के पेनिस के समकक्ष माना जाता है। पेनिस यानी कि जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल में, शिश्न जो कहते हैं, उसी के समकक्ष माना गया है क्लाइटोरिस को। तो कहाँ ओपन हो गया? वेजाइना, वेजाइनल ओरिफिस में ओपन होता है, जिसकी जस्ट ऊपर में यूरेथ्रल ओपनिंग भी होता है। चारों तरफ पहले किससे घिरा होता है? लेबिया माइनोरा से घिरा होता है। लेबिया माइनोरा जो है वो लेबिया मेजोरा से घिरा है, और लेबिया मेजोरा जो है वो दोनों तरफ से जुड़कर इस तरह से एक फोल्ड का निर्माण करती हैं, मस्कुलर टिश्यू बनाती हैं, और यह टिश्यू कहलाता है क्लाइटोरिस, जो कि पुरुष के या मेल्स के वो पेनिस के समकक्ष होता है या उसी के बराबर माना जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मुख्य रूप से कितने पार्ट हो गए? एक तो एक जोड़ी ओवरी है ना, जो अंडे का निर्माण करते हैं। फिर ओविडक्ट है जो अंडे को यहाँ से ओविडक्ट जो है वो ओवा को ओवरी से कहाँ पहुँचाते हैं? यूटेरस में पहुँचाने का कार्य करते हैं। ओविडक्ट में हम 3 पार्ट देखे, कौन सा? एक तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? एम्पुला और स्थमस के बीच में स्थित होती है। और यूटेरस की वॉल जो है वो 3 लेयर की बनी है। देखिए, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम चिकनी पेशियों की बनी होती हैं जो गर्भाशय को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती हैं। एंडोमेट्रियम जो होती हैं वो मोटी और मस्कुलर हो जाती हैं, वैस्कुलर हो जाती हैं, और भ्रूण को स्थान प्रदान करती हैं लगने के लिए या कंसेप्शन के लिए। और उसके बाद आते हैं सर्विक्स की कैनाल और वेजाइनल कैनाल जो है वो आपस में मिलकर बर्थ कैनाल बनाती हैं। ठीक है, यहीं पर हाइमन पाया जाता है। सर्विक्स के सिरे पर हाइमन झिल्ली होती है जो वर्जिनिटी के लिए माना जाता है। उसके बाद वेजाइनल ओरिफिस में हम देखें लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जो मस्कुलर फोल्ड हैं उसमें, और एक मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है क्लाइटोरिस, ठीक है, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है इसमें फीमेल्स में। उसके अलावा इनमें पाया जाता है बर्थोलिन ग्लैंड, जो कि वेजाइनल सरफेस पर पाया जाता है। बर्थोलिन ग्लैंड जो विशेष प्रकार का चिपचिपा और गंधयुक्त द्रव स्राव करता है, और जब कॉपुलेशन की क्रिया या मैथुन की क्रिया जिस समय होती है उस समय ये सिक्रीट होता है। इसमें से चिपचिपा और म्यूकस चिपचिपा द्रव स्रावित होता है गंधयुक्त, जो कि वेजाइना को एक तो चिकना बनाता है ताकि पेनिस जो है वो आसानी से वेजाइना में एंट्री कर सके और मैथुन की क्रिया जो है वो आसान हो सके। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक और महत्वपूर्ण पार्ट पाया जाता है मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी के आधार पर ह्यूमंस को स्तनधारियों के में रखा गया है मेमरी ग्लैंड की उपस्थिति के कारण। तो मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। आगे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक जोड़ी मेमरी ग्लैंड पाया जाता है पेक्टोरल मसल्स के ऊपर में उभरी हुई संरचना के रूप में। एक ग्लैंडुलर या ग्रंथि में संरचना होती है जो ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है। अंदर से यदि सेक्शन काट कर देखा जाए तो इसमें कई लोब्यूल्स इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, इनको कहा जाता है मेमोरी लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर में छोटे छोटे एल्वियोलाई पाए जाते हैं जो चारों तरफ एपिथेलियम टिश्यू से घिरे रहते हैं, और बीच में कैविटी होती है। उन कैविटी से मिल्क का सिक्रीशन होता है या मिल्क का निर्माण होता है, और मिल्क जो है सिक्रीट होकर इस एल्वियोलाई
एल्वियोलाई की लोब्यूल्स की कैविटी में आ जाते हैं और ये लोब्यूल्स की कैविटी आगे की ओर किस में खुलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो आगे की ओर किस में मिलकर आपस में मिलकर मेमोरी डक्ट बनाते हैं और ये मेमोरी डक्ट जो है वो एम्पुला में ओपन होते हैं, जो कुछ मिल्क जो है यहाँ पर सिक्रीट होकर इकट्ठे रहते हैं। आगे की ओर ये एम्पुला जो होते हैं वो लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होते हैं और यह लैक्टिफेरस डक्ट सारे के सारे मिलकर कहाँ पर ओपन होते हैं, निप्पल में ओपन होते हैं, है ना। तो ये जो होता है जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है तब इनएक्टिव में होते हैं और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो इसमें ये एक्टिव जाते हैं, इसमें मिल्क का सिक्रीशन अच्छे से होने लगता है और ये मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन इसमें हेल्प करता है आगे की ओर जो है वो, फिर मिल्क जो है वो इनका, तो कैसे इनका पाथ बनेगा। सबसे पहले मेमोरी लोब्यूल्स में 15 से 20 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। मेमोरी लोब्यूल्स में मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर में क्या खुलते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूबुल्स में आते हैं, मेमोरी ट्यूबुल से मेमोरी डक्ट में आते हैं, मेमोरी डक्ट से एम्पुला में और फिर मेमोरी एम्पुला जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट में और लैक्टिफेरस डक्ट किस में आते हैं, निप्पल में आते हैं। तो ये इनका मुख्य कार्य क्या है, एक तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह भी मदद करते हैं, माने जनन में भी सहायक होते हैं और साथ ही साथ ये भ्रूण को पोषण देते हैं। जैसे ही भ्रूण का पैदाइशी होता है, बच्चे के रूप में नवजात शिशु होता है, तो उसका पूरा पोषण इसी मिल्क के द्वारा होता है और इस मिल्क को कहा जाता है कोलेस्ट्रम। प्रथम दूध जो होता है बच्चे के लिए जो प्रथम दूध माता का होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। उसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। पूर्ण पोषण जो होता है वो नवजात शिशु को मिलता है इस मेमोरी ग्लैंड के माध्यम से। तो ये भी एक जनन अंग के रूप में, सहायक जनन अंग के रूप में माना जाता है मेमोरी ग्लैंड को या स्तन ग्रंथि को। तो ये ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इन ऑर्गन्स में मेल के टेस्टिस या वृषण में स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। स्पर्म क्या है, गैमीट है ना, और ओवम क्या है, वो भी फीमेल गैमीट है और स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में मेल गैमीट का और ओविडक्ट में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, वो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।